हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों मैं हूं सीए पंकज सरावगी और आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं सीए में इंटर के लिए इंस्टीट्यूट ने मॉडल क्वेश्चन पेपर रिलीज कर दिए हैं। अभी सेट 1 रिलीज किया है जून 2024 एग्जाम के लिए और आज हम ऑपरेशन मैनेजमेंट एंड स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का जो मॉडल क्वेश्चन पेपर सेट 1 जून 2024 के लिए इंस्टीट्यूट ने रिलीज किया है उसका आज हम सॉल्यूशन डिस्कस करने वाले हैं। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो कर लीजिए, क्योंकि हम ऑलरेडी कॉस्ट अकाउंटिंग का एमक्यूपी सेट 1 का सॉल्यूशन अपलोड कर चुके हैं। ओएमएसएम का आज हम डिस्कस करने वाले हैं। इसके बाद एफएमबीडीए मैनेजमेंट अकाउंटिंग का भी आने वाला है और सीएमए फाइनल स्टूडेंट्स के लिए एससीएम और एसएफएम का भी हम लेकर आ रहे हैं। इसके अलावा मैराथन्स हमारे अपलोड हो रहे हैं चैनल पे। ऑलरेडी हम कॉस्ट अकाउंटिंग का मैराथन 1-2 अपलोड कर चुके हैं, ओएमएसएम का मैराथन 1 और 2 अपलोड कर चुके हैं, एफएमबीडीए का 1 और 2 हम ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं, मैनेजमेंट अकाउंटिंग का ऑलरेडी हम अपलोड कर चुके हैं, एससीएम के आने वाले हैं, एसएफएम के आने वाले हैं। फ्री टेस्ट सीरीज चल रही है हमारी मोबाइल ऐप के थ्रू, तो फ्री टेस्ट सीरीज अगर आप देना चाहते हो जिसमें काफी सारे टेस्ट हो भी चुके हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा मोबाइल ऐप का लिंक गिवन है, वहां से आप फ्री टेस्ट सीरीज का बेनिफिट ले सकते हो। और आज जो मैं आपको ये ओएमएसएम का पेपर डिस्कस करवाने वाला हूं, अगर आपको इसके पीडीएफ नोट चाहिए तो भी हमारे मोबाइल ऐप में जाकर आपको ये पीडीएफ सॉल्यूशन मिल जाएगा। देखो, ये जो ओएमएसएम का एमक्यूपी सेट 1 रिलीज किया है, सबसे पहले मैं यही कहना चाहूंगा पेपर के पैटर्न में कोई चेंज नहीं है। दिसंबर 2023 में जिस पैटर्न में हमारा एग्जाम हुआ था, सेम पैटर्न में जून 2024 के लिए एमक्यूपी रिलीज हुए। इसका मतलब सिंपल इंस्टीट्यूट हमें यह बताना चाहता है कि दिसंबर 23 का जो एग्जाम का पैटर्न था, सेम पैटर्न वो जून 24 में भी फॉलो करने वाले हैं। हमें पता है कि 3 घंटे हमें पेपर को सॉल्व करने के लिए मिलते हैं। 100 नंबर का हमें पेपर अटेम्प्ट करना होता है, जिसमें सेक्शन ए जो है वो कंपलसरी रहता है, जिसमें आपको 15 एमसीक्यू दिए जाते हैं 2-2 मार्क्स के, तो 30 मार्क्स का तो आपको ये अटेम्प्ट करना होता है। इसके बाद जो सेक्शन बी होता है उसके अंदर आपको एनी 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं आउट ऑफ 7 और हर क्वेश्चन 14 मार्क्स का होता है। जिसमें अगर मैं थोड़ा सा प्रैक्टिकल थ्योरी आपको एनालाइज करवाऊं तो सर सेकंड जो क्वेश्चन है वो पूरा का पूरा थ्योरी दे दिया। थर्ड में क्या किया, 7 मार्क्स का थ्योरी और 7 मार्क्स का प्रैक्टिकल दे दिया। फिर फोर्थ जो है उसमें आपको 7 मार्क्स के प्रैक्टिकल दे दिए और फिफ्थ जो है उसमें भी आपको 7 मार्क्स के प्रैक्टिकल दे दिए। और उसके अलावा क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8 जो है वो आपको थ्योरेटिकल दे दिए। रीजन बीइंग सर एसएम में से पूछना था, स्ट्रेटजी कॉस्ट मैनेजमेंट में से पूछना था इनको। तो सिंपल सी अगर मैं बात करूं तो हमें पता है कि सर एसएम तो थ्योरेटिकल है ही। बात आती है प्रैक्टिकल की, तो ओएम के अंदर आपको एक 7 मार्क्स का थ्योरी अटेम्प्ट करना पड़ेगा, जो अगर मैं कहूं कि क्वेश्चन नंबर 2 आप स्किप कर दो क्योंकि आपके पास चॉइस है, 5 आपको अटेम्प्ट करने हैं 7 में से। क्वेश्चन नंबर 2 आप स्किप कर दो, क्वेश्चन नंबर 3 आप अटेम्प्ट करते हो तो सर 7 मार्क्स का मुझे थ्योरी अटेम्प्ट करना पड़ेगा, बाकी 7 मार्क्स का प्रैक्टिकल हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 पूरा प्रैक्टिकल मिल जाएगा 14 का और क्वेश्चन नंबर 5 भी पूरा प्रैक्टिकल मिल जाएगा 14 मार्क्स का। इस सब में देखो आपको 2 क्वेश्चन इनमें से कोई भी अटेम्प्ट करने हैं, जो कि आप थ्योरी ही अटेम्प्ट करोगे क्योंकि एसएम तो है ही पूरा का पूरा थ्योरेटिकल बेस। चलो स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 से। सेक्शन ए कंपलसरी, क्वेश्चन नंबर 1 15 एमसीक्यू। क्वेश्चन नंबर 1, चूज द करेक्ट ऑप्शन। पॉइंट नंबर 1, ए डिपार्टमेंट स्टोर हैज 1 स्टोर कीपर, एक स्टोर कीपर है, एंड द एवरेज नंबर ऑफ कस्टमर्स हैंडल्ड बाय द स्टोर कीपर इज 30 पर आवर। ये जो शॉपकीपर है वो 1 घंटे में 30 कस्टमर को हैंडल कर लेते हैं, मतलब 30 कस्टमर को सर्विस दे देते हैं। तो दिस इज योर सर्विस रेट। सर्विस रेट को आप कुछ इस तरीके से सिंबल से इंडिकेट करते हो। इफ द कस्टमर अराइव एट द स्टोर एट ए मीन ऑफ 25 पर आवर, 1 घंटे में 25 कस्टमर ऑन एन एवरेज जो है वो अराइवल होता है। अराइवल को इंडिकेट किया जाता है कुछ इस तरीके के सिंबल लैम्बडा से। व्हाट विल बी द एवरेज नंबर ऑफ कस्टमर्स इन द सिस्टम। सर एवरेज नंबर ऑफ कस्टमर इन द सिस्टम, एलएस कैलकुलेट करके देना आपको। और सर एलएस कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है लैम्बडा अपॉन में सर्विस रेट माइनस में अराइवल रेट। लैम्बडा मतलब अराइवल रेट। सर एज पर क्वेश्चन अराइवल रेट है 25 का
और सर्विस रेट है 30 का, तो 25 डिवाइडेड बाई 30 माइनस 25, 5 कस्टमर आ जाएगा, तो दैट विल बी आंसर, सी विल बी और करेक्ट आंसर, सी विल बी और करेक्ट आंसर, लैम्डा दैट इज अराइवल रेट अपॉन में सर्विस रेट माइनस में अराइवल रेट। सेकंड, which one of the following standard is associated with the quality assurance in final inspection test? सर फाइनल इंस्पेक्शन टेस्ट का क्वालिटी एश्योरेंस का कौन सा स्टैंडर्ड होता है? तो दैट इज ISO 9003। मैंने यहां पे साथ के साथ आपको एक पीपीटी बनाया मैंने, जिसका पीडीएफ आपको चाहिए तो मैंने जैसा कि बोला, आप हमारा मोबाइल ऐप डाउनलोड कर लीजिए, उसमें स्टोर सेक्शन में जाइए, आपको वहां पे MQP जून 2024 का एक फोल्डर दिख जाएगा, उसमें जितने भी हम MQP डाल रहे हैं यहाँ पे, उन सभी के क्वेश्चन पेपर और सॉल्यूशन दोनों आपको हमारी ऐप के ऊपर मिल जाएंगे, आप डाउनलोड वहां से कर सकते हो। तो ये मैंने यहाँ पे लिख दिया है जो मैं यहाँ पे आपको आंसर बता रहा हूं। पॉइंट नंबर 3, बिजनेस प्रोसेस रीइंजीनियरिंग BPR is eliminating loss making process, redesigning operational process, redesigning the product and services, या recruiting the process engineering। सर इसका काम होता है रीडिजाइनिंग, और किसका? ऑपरेशन का, तो बी विल बी और करेक्ट आंसर, बी विल बी और करेक्ट आंसर, बिजनेस प्रोसेस रीइंजीनियरिंग इज रीडिजाइनिंग ऑपरेशनल प्रोसेस। नेक्स्ट, फोर्थ, forecasting the weather is an example of narrow AI, जनरल AI या ह्यूमन लेवल, सुपर AI या फिर डीप लर्निंग? सर forecasting the weather is nothing, it is a narrow AI, artificial intelligence। Point number 5, Z chart is a chart used in program control, job control, cost control या quality control? सर Z chart यूज किया जाता है प्रोग्राम कंट्रोल में। तो अभी तक 5 जो MCQ आए उसमें 4 थ्योरी है, 1 प्रैक्टिकल है। नेक्स्ट, 6th, द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ प्रोडक्शन साइकिल इज, जो प्रोडक्शन साइकिल होता है उसका स्टार्टिंग फेज क्या होता है? प्रोडक्ट डिजाइन, प्रोडक्शन प्लानिंग, रूटिंग या मार्केट रिसर्च? सर सबसे पहले तो मार्केट रिसर्च करनी पड़ेगी, उसके बाद आप कहीं ना कहीं प्रोडक्शन प्लानिंग डिजाइनिंग वगैरह करोगे। नेक्स्ट, पॉइंट नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7, द लीड टाइम इज द टाइम। सर लीड टाइम होता है जब जिस दिन आप ऑर्डर प्लेस करते हो और वो मटेरियल जिस दिन आपको रिसीव होता है उसके बीच का टाइम गैप। टू प्लेस होल्डर्स फॉर मटेरियल, सर नो। टाइम ऑफ रिसीविंग मटेरियल, नहीं। टाइम बिटवीन रिसिप्ट ऑफ मटेरियल एंड यूजिंग मटेरियल, सर यूजिंग से कोई मतलब नहीं होता। टाइम बिटवीन प्लेसिंग द ऑर्डर एंड रिसीविंग द मटेरियल, डी विल बी योर करेक्ट आंसर। अगर आप कहते हो सर हमने 16 अप्रैल को ऑर्डर प्लेस किया, 20 को रिसीव हुआ, तो 4 दिन का जो गैप है दैट इज नॉन एज लीड टाइम। ये तो आप कॉस्टिंग में भी पढ़ते हो। 8th पॉइंट, the type of production control which is typically found where a particular bottleneck machine exists in the process of manufacturing is block control, load control, flow या फिर batch? Sir, this is load control. The type of production control which is typically found where a particular bottleneck machine exists in the process of manufacturing is load control। क्योंकि bottleneck है, कैपेसिटी लिमिटेड है, तो अपने को जो लोड है उसको कंट्रोल करना पड़ता है। नेक्स्ट, 9th, which one of the following is not the advantage of preventive maintenance? अगर आप प्रिवेंटिव मेंटेनेंस करते हो तो आपको काफी सारे फायदे होते हैं, तो कहते हैं इनमें से कौन सा फायदा नहीं है? सर बेटर प्रोडक्ट क्वालिटी। ऑफ कोर्स अगर आप प्रिवेंटिव मेंटेनेंस करोगे प्रोडक्ट की क्वालिटी बेटर होती है। ग्रेटर सेफ्टी ऑफ वर्कर, सर बिल्कुल सेफ्टी ऑफ वर्कर भी बढ़ती है। इंक्रीज ब्रेकडाउन एंड डाउन टाइम, अगर मैं प्रिवेंटिव मेंटेनेंस कराऊंगा तो क्या मशीन ज्यादा खराब होगी? आंसर इज नो सर, मशीन कम खराब होगी। और फ्यूअर लार्ज स्केल रिपेयर, ऑफ कोर्स अगर आप प्रिवेंटिव मेंटेनेंस कराओगे तो आपको रिपेयरिंग की कम जरूरत पड़ेगी। तो आपका सी आंसर होगा। सर प्रिवेंटिव मेंटेनेंस का एडवांटेज कौन सा नहीं है? सर सी तो एडवांटेज है ही नहीं। नेक्स्ट, 10th, ए लिमिटेड, ए लार्ज स्केल इंडस्ट्री मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट के ऑफ 24 यूनिट्स पर शिफ्ट ऑफ 8 आवर्स। सर 8 घंटे में 24 यूनिट आप बना रहे हो। द स्टैंडर्ड टाइम पर यूनिट इज 15 मिनट्स। स्टैंडर्ड टाइम है 15 मिनट का एक यूनिट के लिए, इसका मतलब 1 घंटे में 4 यूनिट। अगर 15 मिनट में 1 यूनिट तो 60 मिनट 1 घंटे में 4 यूनिट। व्हाट इज द प्रोडक्टिविटी ऑफ द पर शिफ्ट ऑफ 8 आवर्स? सो 4 यूनिट बनाने के लिए आपको बोला गया था 8 घंटे के हिसाब से 32 यूनिट आपको बनानी थी।
आपको 32 बनानी थी लेकिन आपने बनाई कितनी है, केवल 24। तो सर 24/32 बोला था, 32 बनाने के लिए बनाई है 24, इसका मतलब 75% इज योर प्रोडक्टिविटी। सी विल बी योर करेक्ट आंसर। सी विल बी योर करेक्ट आंसर। आपकी प्रोडक्टिविटी 75%। अभी तक हमने 10 एमसीक्यू जो देखे हैं उसमें 2 प्रैक्टिकल थे, बाकी 8 जो है वो थियोरिटिकल बेसिस पे चल रहे थे। नेक्स्ट 11th, द ऑब्जेक्टिव फंक्शन ऑफ ए लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम एलपीपी इज z इज इक्वल टू 3x1 प्लस 2x2। अगर x1 10 हो, x1 अगर 10 हो और x2 जो है वो 5 हो, तो कहते हैं z की वैल्यू क्या होगी। सर 30 और 10 40 हो जाएगी, सिंपल सी बात है, इसमें क्या करना है। 40 बी विल बी योर करेक्ट आंसर, इसमें तो कुछ था ही नहीं। नेक्स्ट 12th, ए ब्लैंक इज ए बिजनेस यूनिट इन ए ग्रोइंग मार्केट बट नॉट येट विद हाई मार्केट शेयर। ग्रोइंग मार्केट में बिजनेस यूनिट है बट फिर भी आपका हाई मार्केट शेयर नहीं है। सर दिस इज द डेफिनेशन ऑफ क्वेश्चन मार्क। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ क्वेश्चन मार्क कि इतने बड़े मार्केट में होते हुए भी हाई मार्केट शेयर आपका नहीं है। सी विल बी योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट 13th, द टेस्ट इज ए कैच ऑल कैटेगरी इंडिकेटिंग दैट द स्ट्रक्चर मस्ट बी फिट लीगल स्टेक होल्डर ट्रेड यूनियन और सिमिलर कंस्ट्रेंट्स। सर दिस इज feasibility test. A will be your correct answer. Next 14th, blank is similar to referral programs, influencer marketing, affiliate marketing. B will be your correct answer. Sir affiliate marketing is similar to referral programs, क्योंकि affiliate में भी क्या होता है, एक कोई पर्सन हमारे लिए मार्केटिंग कर रहा होता है तो रेफर कर रहा होता है हमें कोई। और लास्ट वन इज 15th is what describe the categories of activities within and around an organization which together create a product or service. Sir value chain describe the categories of activities within and around an organization which together create a product or service. तो इस तरीके से ये 15 एमसीक्यू दिए गए आपको, जिसमें से 3 आपको प्रैक्टिकल देखने को मिले, बाकी जो 12 थे वो थियोरिटिकल थे। सर इसका मतलब सिंपल मैं कहूंगा, जो आपका सेक्शन ए कंपलसरी है ओएमएसएम का, इसमें थियोरी जो है वो प्रैक्टिकल को डोमिनेट कर रही है। 30 में से 24 मार्क्स का थ्योरी पार्ट और 6 मार्क्स का प्रैक्टिकल पार्ट। बट आपको टेंशन लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, हमने आपको ओएमएसएम में एमसीक्यू क्वेश्चन अलग से करवाए हुए भी हैं। साथ में अगर मैं बात करूं, हमारे नोट्स थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा अच्छे हैं। जो बच्चे रजिस्टर्ड है हमसे पढ़ रहे हैं उन्होंने देखा होगा कि हमने कोई भी चीज आपको पैराग्राफ फॉर्मेट में नहीं कराई, हर चीज आपको हमने सेंटेंस फॉर्म में, बुलेट फॉर्म में करवाई है, छोटे छोटे पॉइंट्स बनवा के करवाई है। उसका बेनिफिट यही है कि आप इजीली इन एमसीक्यू क्वेश्चन को उसके बेसिस पे सॉल्व कर सकते हो। तो सबसे पहले तो ये 30 मार्क्स के लिए आपको 15 एमसीक्यू अटेम्प्ट करने थे जो हमने कर दिए। इसके बाद जो सेक्शन बी है वो कहता है 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर दो आउट ऑफ 7। 2 क्वेश्चन आप पूरे के पूरे छोड़ सकते हो, जिसमें मैं यही कहूंगा एक आप क्वेश्चन नंबर 2 छोड़ देना एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो, क्योंकि थ्योरी है। एक जो एसएम में थ्योरी क्वेश्चन है 3 में से 2 अटेम्प्ट करो, एक आप छोड़ दो, क्योंकि थियोरेटिकल क्वेश्चन अगर आप 7-7 नंबर के अटेम्प्ट करोगे मार्क्स उसमें लाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। हाँ जो मैंडेटरी है वो तो करनी पड़ेगी, लाइक एसएम में आपको 2 क्वेश्चन पूरे 28 नंबर के थ्योरी अटेम्प्ट करने पड़ेंगे। बट हमने आपको नोट्स इस तरीके से प्रोवाइड करवाए हुए हैं, जो भी हमारे रजिस्टर्ड स्टूडेंट है, कि सारी चीजें सेंटेंस फॉर्म में है, बुलेट फॉर्म में है, कोई भी चीजें पैराग्राफ फॉर्मेट में है ही नहीं। तो आप उनको रीड करोगे, आपको अगर किसी चीज के 10-15 पॉइंट दिए हुए हैं तो आप उसमें से 7-8-10 पॉइंट आराम से याद रख सकते हो। सेक्शन बी में 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं 7 में से, जिसमें क्वेश्चन नंबर 2 जो है उसका ए पार्ट कहता है एन्यूमरेट द स्कोप ऑफ ऑपरेशन मैनेजमेंट। सर मेरा टारगेट जो है एमक्यूपी सॉल्यूशन में प्रैक्टिकल क्वेश्चन का सॉल्यूशन देना है। तो थ्योरी क्वेश्चन जो है सिंपली मैं आपको बता देता हूं, ऑपरेशन मैनेजमेंट का जो स्कोप है वो आपको आपके इंट्रोडक्शन टू ऑपरेशन मैनेजमेंट के टॉपिक में ही मिल जाएगा। आप अपना स्टडी मटेरियल पीडीएफ फॉर्म में डालिए और टाइप कीजिए स्कोप ऑफ ऑपरेशन मैनेजमेंट, आपको डायरेक्ट आंसर मिल जाएगा। वहां पे 8-10 पॉइंट आपको देखने को मिल जाते हैं, 7 नंबर की उसकी वेटेज है। सेकंड बी की मैं बात करूं तो एक्सप्लेन द स्कोप ऑफ टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। सर टीक्यूएम पूरा का पूरा टॉपिक है अपना टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट का बेसिक्स एंड सर्टिफिकेशन टूल्स। सर उसमें आपको
टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट का स्कोप स्टार्टिंग में ही देखने को मिल जाएगा। 7 मार्क्स की वेटेज इसके लिए। तो थियोरिटिकल जो क्वेश्चन है वो ऑफ कोर्स मेरा टारगेट नहीं है ओएमएसएम में, मेन मेरा टारगेट है प्रैक्टिकल। एमसीक्यू जो होते हैं वो ठीक है, बट इनको लिखवाना पढ़वाना ये तो देखो आपको ही करना है। मैं पढ़ दूं मैं लिख दूं क्या फर्क पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। सर क्वेश्चन नंबर 3 का ए पार्ट भी थ्योरेटिकल है। कहते हैं डिस्कस ब्रीफली द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रिवेंटिव मेंटेनेंस एंड इट्स एडवांटेजेस। इकोनॉमिक्स ऑफ मेंटेनेंस का जो चैप्टर है आपके सिलेबस में, इकोनॉमिक्स ऑफ मेंटेनेंस एंड स्पेयर पार्ट्स मैनेजमेंट, उसमें इकोनॉमिक्स ऑफ मेंटेनेंस वाले पार्ट में प्रिवेंटिव मेंटेनेंस आपको देखने को मिल जाता है। उसमें स्टार्टिंग में आपको कॉन्सेप्ट भी दिख जाता है और उसके एडवांटेजेस भी देखने को मिल जाते हैं। 7 मार्क्स की वेटेज है, जिसमें 3 नंबर के लिए आपका कॉन्सेप्ट है और 4 नंबर के लिए आपको एडवांटेजेस मेंशन वहां पे करने हैं। इसके बाद हमें मिल जाता है क्वेश्चन नंबर 3 का बी पार्ट, दैट इज प्रैक्टिकल। क्वेश्चन नंबर 3b, ए मैनेजर हैज टू डिसाइड अबाउट द नंबर ऑफ मशीन टू बी परचेस्ड। एक मैनेजर है वो डिसाइड करना चाह रहे हैं कितनी मशीन खरीदे। उनके सामने 3 ऑप्शन है, या तो 1 मशीन खरीदेंगे या 2 खरीदेंगे या फिर 3 खरीदेंगे। एंड द डेटा आर गिवन बिलो। अगर 1 मशीन होगी तो आपकी फिक्स्ड कॉस्ट होगी 12,000 रुपए की और आउटपुट की रेंज होगी 0 से 300, मतलब 1 यूनिट से लेकर 300 यूनिट तक बनानी है, 1 मशीन पे बन जाएगी। नंबर ऑफ मशीन 2 अगर खरीदोगे तो फिक्स्ड कॉस्ट 15,000 होगी, आउटपुट आपका डबल हो गया, 600 यूनिट तक आप बना सकते हो। और 3 मशीन खरीदोगे तो 21,000 रुपए आपकी फिक्स्ड कॉस्ट होगी और 300 यूनिट और बना पाओगे तो 900 यूनिट तक आप बना सकते हो। वेरिएबल कॉस्ट जो है दैट इज 20 पर यूनिट और रेवेन्यू जो है वो है 50 रुपए पर यूनिट का। क्वेश्चन की पहली डिमांड बड़ी सिंपल है, व्हाट इज ब्रेक इवन पॉइंट फॉर ईच रेंज। ये जो हर एक रेंज आपको बताई है, हर एक रेंज के लिए अपने को ब्रेक इवन पॉइंट कैलकुलेट करके देना है। सर हेडिंग पुट करेंगे आंसर नंबर 3A और सबसे पहले हम कैलकुलेट करके देंगे ब्रेक इवन पॉइंट। पॉइंट नंबर 1 में आपको ब्रेक इवन पॉइंट कैलकुलेट करके देना है। ब्रेक इवन पॉइंट का सिंपल फॉर्मूला होता है टोटल फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। अगर आप 1 मशीन खरीदोगे, 2 खरीदोगे या 3 खरीदोगे तो आपकी फिक्स्ड कॉस्ट अलग अलग है। फिक्स्ड कॉस्ट होगी 12,000, 15,000 और 21,000। 12,000, 15,000 और 21,000 ये आपकी फिक्स्ड कॉस्ट होगी। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट होता है सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। सर कंट्रीब्यूशन इज 50 एंड वेरिएबल कॉस्ट इज 20, तो इट मींस 30 रुपीज पर यूनिट जो है वो आपका कंट्रीब्यूशन पर यूनिट रहने वाला है हर एक केस में। तो पहले केस में अगर मैं बात करूं तो सर 400 यूनिट पे आप ब्रेक इवन अचीव करोगे, जबकि इसका आउटपुट जो है वो 300 यूनिट का ही है, तो ब्रेक इवन क्या ही अचीव करोगे। अगर आप 2 मशीनों के लिए जाते हो तो फिर 500 यूनिट पे आप ब्रेक इवन अचीव कर लोगे। हाँ सर इस सिचुएशन में 500 यूनिट ब्रेक इवन अचीव हो जाएगा, कुछ फायदा भी हो जाएगा। तीसरे केस में आप बात करोगे तो 700 यूनिट्स के केस में आप ब्रेक इवन अचीव कर लोगे। हाँ इसमें भी ठीक है। तो सेकंड पॉइंट जो है उसमें अगर मैं बात करूं तो कहते हैं इफ प्रोजेक्टेड डिमांड इज बिटवीन 600 एंड 650 यूनिट। अगर आपकी प्रोजेक्टेड डिमांड 600 और 650 के बीच में हो तो हाउ मेनी मशीन शुड द मैनेजर परचेज। तो देखो सिंपल सी बात है, 1 मशीन के लिए तो जाना कोई फायदेमंद ही नहीं है क्योंकि ब्रेक इवन ही अचीव नहीं होगा और वैसे भी वो आपको 600 यूनिट बना के ही नहीं देने वाला। ब्रेक इवन ही अचीव नहीं होगा, लॉसेज होंगे, तो एक तो भूल ही जाओ। 2 मशीनों की मैं बात करूं, अगर 600 की डिमांड होगी तो 2 मशीनों पे आप अचीव कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर 3 मशीनों की मैं बात करूं तो सर 650 यूनिट भी आप 3 मशीनों पे बना सकते हो। लेकिन देखो 2 मशीन लेता हूं तो 600 यूनिट बना पाऊंगा, मतलब ये तो अचीव कर पाऊंगा। 50 यूनिट को लेकर दिक्कत है। लेकिन अगर मैं केवल और केवल 50 यूनिट के लिए तीसरी मशीन खरीदूं तो सोचो कि 50 यूनिट जो मैं बनाऊंगा एक्स्ट्रा उस पे मैं कितना कमाऊंगा, 30 रुपए कमाऊंगा, मतलब 1500 रुपए कमा लूंगा। 1500 रुपए कमा लूंगा, जबकि मेरी फिक्स कॉस्ट कितनी बढ़ेगी, 6000। तो सर तीसरी मशीन लेने पे तो आपको कहीं ना कहीं 4500 का नुकसान हो रहा है। और वैसे भी आप एनालाइज कर सकते थे कि सर 3 मशीनें जो है
उसमें 700 यूनिट का ब्रेक इवन है, जबकि आप कह रहे हो 650 ही डिमांड है। तो कहीं ना कहीं पहली मशीन, एक मशीन से तो काम इसलिए नहीं चलेगा क्योंकि ब्रेक इवन अचीव नहीं होगा। 3 मशीनों का भी तो ब्रेक इवन 700 है, तो सर 3 मशीनों पे आप 650 यूनिट बना के क्या करोगे, ब्रेक इवन अभी भी अचीव नहीं है। केवल और केवल 2 मशीनों वाला जो टारगेट है वो आपके लिए बेस्ट है। क्यों? क्योंकि सर इसका ब्रेक इवन है 500 यूनिट का, 500 यूनिट बनाऊंगा तब तक ब्रेक इवन अचीव करूंगा, उसके बाद 100 यूनिट और बनाऊंगा, उस पे फायदा। 50 यूनिट ना ही बनाओ तो ऑर्गेनाइजेशन के लिए अच्छा है। तो फाइनल आंसर ये है, ऑर्गेनाइजेशन को 2 मशीन खरीदनी चाहिए, जिसके लिए आपको सिंपली क्या लिखना है, सर 1 मशीन खरीदूंगा, आउटपुट 300 आएगा, ब्रेक इवन 400 है, लॉसेस। 3 मशीन खरीदूंगा तो ज्यादा से ज्यादा डिमांड 650 की है, जबकि ब्रेक इवन 700 पे अचीव होता है, फिर से नुकसान। 2 मशीनों के केस में 500 ब्रेक इवन है, 600 बेच लूंगा तो फायदा। तो सिंपल सी बात है, 2 मशीनें खरीदो और 600 से ऊपर जो 50 यूनिट की अगर आपको डिमांड लगती होगी तो उसको जाने दो, सैक्रिफाइस करो, वो आपके लिए ज्यादा बेटर है। तो इस तरीके से ये 7 मार्क्स का जो क्वेश्चन है ब्रेक इवन पॉइंट का, वो आप यहां पे अटेम्प्ट कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4A। क्वेश्चन नंबर 4 का जो पार्ट ए है वो आपको दिया गया असाइनमेंट में के टॉपिक में से, ए कंपनी इज एंगेज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग 5 ब्रांड्स ऑफ पैक्ड स्नैक्स। एक कंपनी है जो कि 5 तरीके के स्नैक्स बनाती है, 5 ब्रांड है ये। इट इज हैविंग 5 मैन्युफैक्चरिंग सेटअप्स, और इनके 5 सेटअप्स हैं। ईच कैपेबल ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एनी ऑफ इट्स ब्रांड 1 एट ए टाइम। आप किसी भी सेटअप में कोई भी स्नैक बना सकते हो। एंड द कॉस्ट टू मेक ए ब्रांड ऑन दीज सेटअप्स वेरी अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग टेबल। और आपको इस टेबल में गिवन है कि सर किस ब्रांड को किस सेटअप पे बनाया जाए तो क्या कॉस्ट इनकर होगी। ये आपके पास कॉस्ट गिवन है, ध्यान देना। टू द कॉस्ट टू मेक ए ब्रांड ऑन दी सेटअप वेरी अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग टेबल। तो ये जो लाइन है ये बाई मिस्टेक प्रिंटेड है, इसकी कोई रेलेवेंसी नहीं है। ब्रांड के नाम है B1, B2, B3, B4, B5 और सेटअप्स के नाम है S1, S2, S3, S4, S5। एक समझा देता हूं, अगर आप ब्रांड B1 सेटअप 1 पे बनाओगे 4 रुपए की कॉस्ट आएगी, सेटअप 2 में बनाओगे 6 रुपए की कॉस्ट आएगी, सेटअप 3 पे इट विल बी 7, सेटअप 4 पे 5 रुपए और सेटअप 5 पे 11 रुपए की कॉस्ट आएगी। सिमिलरली अगर आप कहते हो सर ब्रांड 4 जो है B4, अगर हम सेटअप 1 पे बनाएंगे 9 रुपीज की कॉस्ट आएगी, सेटअप 2 पे बनाएंगे 12 रुपीज की कॉस्ट आएगी, सेटअप 3 पे 7 रुपीज की कॉस्ट, सेटअप 4 पे 11 और सेटअप 5 पे 10 रुपए की कॉस्ट आएगी। इस तरीके से आपको इस टेबल में कॉस्ट गिवन है। अज्यूमिंग 5 सेटअप्स के नाम है S1, S2, S3, S4, S5 और 5 ब्रांड के नाम है B1, B2, B3, B4, B5। कंप्यूट द ऑप्टिमल असाइनमेंट। अपने को असाइनमेंट करके देना हो प्रोडक्ट ऑन दिस सेटअप रिजल्टिंग इन, कॉस्ट को मिनिमम करना है और अपने को हंगेरियन मेथड यूज करना है। सर क्वेश्चन नहीं भी बोले तो हम असाइनमेंट के लिए जो मेथड पढ़ते हैं वो हंगेरियन मेथड ही नॉर्मली पढ़ा करते हैं। हेडिंग पुट करेंगे आंसर नंबर 4A और इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे आंसर नंबर 4A, क्योंकि असाइनमेंट वगैरह के जो क्वेश्चन है जब तक साथ के साथ सॉल्व ना किया जाए तब तक समझ में नहीं आते। देखो असाइनमेंट का पहला स्टेप होता है रो ऑपरेशन। असाइनमेंट का पहला ऑपरेशन होता है रो ऑपरेशन। कितने ब्रांड है? 5 और कितने सेटअप? 5। तो ब्रांड के नाम है B1, B2, B3, B4 और B5। सिमिलरली सेटअप्स के नाम है S1, S2, S3, S4 और S5। आपके पास कॉस्ट गिवन है और रो ऑपरेशन में आपको क्या करना होता है, हर एक रो में मिनिमम एलिमेंट पिक करके उसको उस रो के सभी एलिमेंट में से माइनस करना होता है। तो B1 अगर पहली रो में मैं बात करूं तो मिनिमम एलिमेंट आपका 4, तो आपको हर एक एलिमेंट में से फर्स्ट रो के हर एलिमेंट में से 4 माइनस करना है। तो 4 माइनस 4 0, 6 माइनस 4 2, नेक्स्ट 7 माइनस 4 3, 5 माइनस 4 1 and last one is 11 minus 4 7।
सिमिलरली हर एक रो में आपको यही काम करना होता है। तो सेकंड रो में मिनिमम एलिमेंट है 3, तो सब में से 3 माइनस कर दो। 7 माइनस 3 4, 3 माइनस 3 0, 4 0, 6 माइनस 3 3, 9 माइनस 3 6, 3 6, और लास्ट आपका 5 माइनस 3 2 2। थर्ड रो में मिनिमम एलिमेंट है 4, तो 8 माइनस 4 4, 5 माइनस 4 1, और 4 माइनस 4 0, 8 माइनस 4 4, 5 minus 4 1, and 4 minus 4 0, 6 minus 4 2, and 9 minus 4 5, 2 and 5। फोर्थ रो में मिनिमम एलिमेंट आपका 7, तो 9 माइनस 7 2, 12 माइनस 7 5, 7 माइनस 7 0, तो 9 माइनस 7 2, 2 5 0, 2 5 0, 11 minus 7 4, and 10 minus 7 3, 4 and 3, 4 and 3, और लास्ट रो में मिनिमम एलिमेंट आपका 5, तो 7 minus 5 2, 5 minus 5 0, 2 0, 9 minus 5 4, 9 minus 5 4, 8 minus 5 3, और 11 minus 5 6, 3 and 6। सर ये आपका रो ऑपरेशन हो गया। रो ऑपरेशन के बाद हम करते हैं कॉलम ऑपरेशन। रो ऑपरेशन के बाद आपका सेकंड स्टेप होता है कॉलम ऑपरेशन। 5 ब्रांड आपके B1, B2, B3, B4 एंड B5, और 5 सेटअप आपके S1, S2, S3, S4 एंड S5। कॉलम ऑपरेशन के लिए आपने क्या करना होता है, हर एक कॉलम में से मिनिमम पिक करना होता है। आप देखोगे पहले, दूसरे और तीसरे कॉलम में तो मिनिमम 0 है, और अगर किसी कॉलम में 0 है तो आप किसी भी फिगर में से 0 माइनस करोगे, सेम फिगर आ जाएगी। तो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड कॉलम आप कॉपी कर सकते हो। 0 4 4 2 2, 0 4 4 2 2। सेकंड कॉलम 2 0 1 5 0, 2 0 1 5 0। थर्ड 3 3 0 0 4, 3 3 0 0 4। फोर्थ स्टेप में सर मिनिमम है 1, तो अपने को फोर्थ कॉलम में सब में से 1 माइनस करना है। तो 1 माइनस 1 0, 6 माइनस 1 5, 2 माइनस 1 1, 4 माइनस 1 3, एंड 3 माइनस 1 2। सिमिलरली लास्ट कॉलम में मिनिमम है 2, तो 7 माइनस 2 5, 2 माइनस 2 0, 5 माइनस 2 3, 3 माइनस 2 1, एंड फाइनली 6 माइनस 2 इट विल बी 4। सर कॉलम ऑपरेशन हो गया। कॉलम ऑपरेशन के बाद आप ऑप्टिमलिटी चेक करते हो। ऑप्टिमलिटी चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, हम मिनिमम नंबर ऑफ लाइंस ड्रॉ करके सारे के सारे जीरो कवर करने की कोशिश करते हैं, और इसके लिए सबसे ज्यादा जीरो जिस रो या कॉलम में है सबसे पहले उसको क्रॉस कर दिया जाता है। पहली रो में 2 जीरो है, सेकंड रो में भी 2 जीरो है, थर्ड में 1, फोर्थ में 1, फिफ्थ में 1। कॉलम वाइज देखूं तो पहले कॉलम में 1, सेकंड कॉलम में 2, थर्ड कॉलम में 2, फोर्थ कॉलम में 1, फिफ्थ कॉलम में 1। मतलब मैक्सिमम टू मैक्सिमम 2 जीरो है, भले ही आप रो वाइज देखो या कॉलम वाइज। तो सर सबसे पहले मैंने फर्स्ट रो क्रॉस कर दी क्योंकि इसमें 2 जीरो है। और कोई 2 जीरो की रो हो, सर सेकंड है, इसमें भी 2 जीरो है, ये भी आप क्रॉस कर सकते हो। इसके बाद कोई रो तो है नहीं जिसमें 2 जीरो है, बट कॉलम दिखाई दे रहा है मुझे S3 जिसमें 2 जीरो है, तो ये भी आप क्रॉस कर सकते हो। अब आप देखोगे केवल 1 जीरो बचा है, तो आप किसी भी तरीके से इसको लाइन ड्रॉ कर सकते हो, भले ही कॉलम वाइज करो भले ही रो वाइज। हुआ क्या, 4 लाइन ड्रॉ हुई और सारे के सारे जीरो कवर हो गए। लेकिन कंडीशन ये होती है कि हम असाइनमेंट केवल और केवल तब कर पाते हैं जब ये नंबर ऑफ लाइंस जो है वो इक्वल टू ये असाइनमेंट हो। यहां पे 5 ब्रांड और 5 सेटअप है, तो लाइंस भी 5 ड्रॉ होनी चाहिए। तो इसका मतलब अभी असाइनमेंट पॉसिबल नहीं है। अगर असाइनमेंट पॉसिबल नहीं है तो आप नेक्स्ट स्टेप में जाओ, थर्ड स्टेप कह सकते हो आप, फोर्थ स्टेप कह सकते हो।
हमें इंप्रूवमेंट करना पड़ेगा। हमारे पास ये जो मैट्रिक्स है इसमें हमें इंप्रूवमेंट करना होता है। 5 ब्रांड है, B1 B2 B3 B4 B5 एंड 5 सेटअप्स आपके S1 S2 S3 S4 एंड S5। सर इंप्रूवमेंट करने के लिए हमें क्या करना होता है, ये जो अनकवर्ड एलिमेंट है इसमें से सबसे मिनिमम फिगर, सर सबसे मिनिमम फिगर 1 है। अब हमें क्या करना होता है, जो जो अनकवर्ड एलिमेंट है उसमें से 1 माइनस करना है, जहां जहां इंटरसेक्शन है वहां वहां इसको प्लस करना होता है, बाकी एलिमेंट एज इट इज रह जाएंगे। सबसे पहला एलिमेंट जो है ना तो अनकवर्ड है ना इंटरसेक्शन है, तो 0 आपका 0 ही रह जाएगा। नेक्स्ट ये दोनों इंटरसेक्शन है तो इस पे दोनों पे 1 ऐड कर लो, तो ये हो जाएगा 2 + 1 3, ये हो जाएगा 3 + 1 4, 3 एंड 4। नेक्स्ट दो एलिमेंट जो है 0 और 5 एज इट इज, क्योंकि ना तो ये इंटरसेक्शन है ना अनकवर्ड है। नेक्स्ट 4 एज इट इज, ना इंटरसेक्शन है ना अनकवर्ड है। ये आपका इंटरसेक्शन है, ये भी इंटरसेक्शन है, तो 1 1 ऐड कर दो, 0 + 1 1, 3 + 1 4, 1 एंड 4। नेक्स्ट दो एलिमेंट जो है एज इट इज आ जाएंगे 5 और 0, क्योंकि ना तो अनकवर्ड है और ना ही इंटरसेक्शन है। सर नेक्स्ट अनकवर्ड है 4 - 1 3। इसके बाद नेक्स्ट दो जो है एज इट इज आ जाएंगे 1 और 0, देन 1 1 माइनस कर दो, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 2। नेक्स्ट 2 - 1 1, नेक्स्ट एज इट इज आ जाएंगे दो 5 और 0, देन 1 1 माइनस कर दो तो 2 और 0, और लास्ट अगर बात करें तो 2 - 1 1, ये एज इट इज आ जाएंगे 0 एंड 4, एंड 1 1 माइनस कर दोगे तो 1 और 3। सर इंप्रूवमेंट कर दिया हमने। इंप्रूवमेंट के बाद आपको दोबारा से ऑप्टिमलिटी चेक करनी होती है, तो दोबारा से लाइन ड्रॉ करेंगे सारे जीरो को कवर करते हुए। पहली रो में 2 जीरो, सेकंड में 1, थर्ड में 2, फोर्थ में 2, फिफ्थ में 1, कॉलम वाइज 1 1 2 2 2। सर 2 से ज्यादा तो कहीं नहीं है, तो सबसे पहले 2 2 जीरो वाली रो आप क्रॉस कर दो 1। इसके अलावा B3 में भी 2 थे, ये भी कर दी, B4 में भी 2 थे, ये भी कर दी। रो वाइज तो 2 2 मैंने कर दिया। अब कॉलम वाइज भी अगर देखो तो सर कॉलम वाइज भी कहीं पे भी नहीं है, अब 1 1 0 ही दिखाई दे रहा है, तो 1 0 के लिए आप ये लाइन ड्रॉ करोगे और इस 0 को कवर करने के लिए ये लाइन ड्रॉ करोगे, तो सर 5 लाइन ड्रॉ हो गई हमारी। 5 ब्रांड सेटअप्स हैं और 5 ही आपकी लाइन ड्रॉ हो गई। इसका मतलब अब हम इसमें असाइनमेंट कर सकते हैं। तो असाइनमेंट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये जो स्लाइड है ये एज इट इज अपने को दोबारा से चाहिए, तो मैं इसकी डुप्लीकेट स्लाइड बना लेता हूं, आप इसी को कॉपी कर लो और इसी में हम फाइनल असाइनमेंट करेंगे। फाइनल असाइनमेंट करेंगे। फोर्थ स्टेप में हम अपना असाइनमेंट करेंगे। सर असाइनमेंट वहां किया जाता है जहां पे किसी भी रो या कॉलम में एक सिंगल जीरो हो। B1 में देखो 2 जीरो है, असाइनमेंट अभी नहीं कर सकते। B2 में एक सिंगल जीरो है, तो आप B2 को यहां असाइन कर दो S5। B2 गया, S5 गया। पहली रो में 2 जीरो है अभी भी, थर्ड रो में अभी भी 2 जीरो है, फोर्थ में 1 है, आप यहां पे असाइनमेंट कर दो। B4 गया, S3 गया। B1 में अभी भी 2 जीरो है, B3 में 1 जीरो बचा, तो सर B3 को आप S4 दे दो। B3 एग्जॉस्ट हो गया, S4 भी एग्जॉस्ट हो गया। अब B1 में भी 1 जीरो बचा, तो B1 को सेटअप 1, B1 और S1 भी एग्जॉस्ट हो गए, फाइनली S2 बच गया B5 के लिए। ये आपने असाइनमेंट कंप्लीट कर दिया। मिनिमम कॉस्ट कैलकुलेट करके दे दो। सर मिनिमम कॉस्ट क्या होगी, मिनिमम कॉस्ट क्या होगी, तो B1 B2 B3 B4 एंड B5। आपने B1 को दिया है S1,
अगर ब्रांड 1 सेटअप 1 पे बनाया जाएगा 4 रुपए की कॉस्ट आएगी, तो सर इट विल बी 4। B2 को आपने असाइन किया है S5, B2 S5 सेटअप पे बनाया जाए, कॉस्ट आएगी ₹5 की, तो 5 रुपीज। ब्रांड 3 आपने दिया है सेटअप 4 के लिए, सेटअप 4 के लिए, तो ब्रांड 3 सेटअप 4 पे बनाओगे, कॉस्ट आएगी 6 रुपए की, 6 रुपए की। ब्रांड 4 जो है वो आप बनाने वाले हो सेटअप 3 पे, तो ब्रांड 4 अगर सेटअप 3 पे बनाया जाए, इट विल बी कॉस्ट 7 रुपीज, 7 रुपीज। और ब्रांड 5 जो आप बनाने वाले हो सेटअप 2 पे, ब्रांड 5 अगर सेटअप 2 पे बनाया जाए, कॉस्ट आएगी 5 रुपए की। तो सर टोटल जो कॉस्ट आने वाली है दैट इज मिनिमम कितना, 27 रुपीज की आपकी कॉस्ट आने वाली है। इस तरीके से आप ये 7 मार्क्स का जो असाइनमेंट का क्वेश्चन है वो सॉल्व कर सकते थे। वन टाइम आपको इसमें इंप्रूवमेंट करने की जरूरत पड़ रही है। इजी क्वेश्चन था, अगर आप असाइनमेंट रिवाइज करके गए हो तो, और असाइनमेंट का रिवीजन लेक्चर हमने ऑलरेडी अपने यूट्यूब चैनल पे अपलोड करा हुआ है, अगर आपने नहीं देखा है तो देख लीजिए। इस तरीके का इजीली क्वेश्चन आप उस केवल रिवीजन को देखकर भी अटेम्प्ट कर सकते हो। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 का जो बी पार्ट था वो आपको दिया गया सिमुलेशन के टॉपिक में से 7 मार्क्स की वेटेज के लिए। क्वेश्चन नंबर 4B, एन ऑटोमोबाइल प्रोडक्शन लाइन टर्न्स आउट अबाउट 100 कार्स ए डे। एक ऑटोमोबाइल प्रोडक्शन लाइन है जिसपे आप 100 कार बनाते हो डेली बेसिस पे, बट डेविएशंस अकर ओइंग टू मेनी कॉजेज। लेकिन ये 100 कार जो है वो उसमें डेविएशन आ जाते हैं, मतलब कम भी बना सकते हो, ज्यादा भी बना सकते हो, वो डिपेंड करता है, कोई भी रीजन हो सकता है। द प्रोडक्शन इज मोर एक्यूरेटली डिस्क्राइब्ड बाय द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन गिवन बिलो। तो आपको जो एग्जैक्ट प्रोडक्शन है वो प्रोबेबिलिटी के थ्रू दिया गया। कहते हैं प्रोडक्शन पर डे 95 से लेकर हम 100 तक कर सकते हैं, प्रोबेबिलिटीज ये है 95 से लेकर 105 तक कर सकते हैं, प्रोबेबिलिटीज ये गिवन है। फिनिश्ड कार्स आर ट्रांसपोर्टेड अक्रॉस द बे एट द एंड ऑफ ईच डे बाई फेरी। हम क्या करते हैं, जो कार कंप्लीट हो जाती है बाई फेरी, हम उसको गोडाउन में एक तरीके से भेज देते हैं। इफ द फेरी हैज अ स्पेस फॉर ओनली 101 कार, हमारे पास जो फेरी है उसमें 101 कार की कैपेसिटी है, उसमें 101 कार आप लेके जा सकते हो। कैलकुलेट व्हाट विल बी द एवरेज नंबर ऑफ कार्स वेटिंग टू बी शिफ्ट एंड ऑल्सो कैलकुलेट व्हाट विल बी द एवरेज नंबर ऑफ एम्प्टी स्पेस ऑन द फेरी ऑन द बोट। तो कहते हैं बताओ ऑन एन एवरेज कितनी कार्स को वेट करना पड़ेगा शिपिंग के लिए। सिंपल सी बात है, प्रोडक्शन ज्यादा होगा अगर 101 से, तो कार को वेट करना पड़ेगा। और बताओ कि एवरेज नंबर ऑफ एम्प्टी स्पेस कितना होगा बोट में। अगर प्रोडक्शन 101 कार से कम होगा तो फिर फेरी बोट जो है वो खाली जाएगी आपकी, वो बताना है। यूज फॉलोइंग रैंडम नंबर्स टू सिमुलेट द डेटा प्रोवाइडेड अबव। ये आपके पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, आपको 15 रैंडम नंबर्स प्रोवाइड करवाती है। ये जो क्वेश्चन है ये इंस्टीट्यूट ने अपने स्टडी मटेरियल में से कॉपी पेस्ट किया है, जिसकी वजह से इसका जो सॉल्यूशन है वो मैं आपको इंस्टीट्यूट के मैट में से ही करवा रहा हूं। सिंपल, सबसे पहले तो आप स्टेटमेंट ऑफ रैंडम नंबर रेंज बनाते हो, तो सर आप सबसे पहले तो 95 से लेकर 105 तक प्रोडक्शन कॉपी कीजिए और इनकी प्रोबेबिलिटी कॉपी कर लेंगे। ये प्रोडक्शन हमने कॉपी कर लिया 95 से लेकर 105 तक, प्रोबेबिलिटीज कॉपी कर ली है, और प्रोबेबिलिटीज का जो टोटल होता है वो हमेशा 1 होता है। रैंडम नंबर रेंज बनाने के लिए आपको प्रोबेबिलिटी को क्यूमुलेट करना पड़ेगा, तो 0.03 प्लस 0.05 0.08, पहला तो 0.03 रहेगा ही, प्लस 0.07.15 प्लस 0.10.25 प्लस 0.15.40 प्लस 0.20.60 प्लस 0.15.75 प्लस 0.1.85 प्लस 0.07.92 प्लस 0.05.97 प्लस 0.03 टोटल बना जाएगा। रेंज जो बनाते हैं वो 100 से एक कम 99 तक बनाते हैं, तो 0 से 99, तो ये जो 3 है इससे एक कम पे रह जाओ 0 से 2, देन 3 से एक एक कम पे चलते जाओ 7, ये 15 है तो 14 पे रुक जाओ, 25 है 24 पे रुक जाओ, 40 है 39, 60 है 59 तक, 75 है 74, 85 है 84,
92 तो 91, 97 तो 96, 100 है तो 99। ये आपको रेंज मिल जाएगी और इस रैंडम नंबर रेंज को यूज करते हुए हम कैलकुलेट करेंगे ऑन एन एवरेज कितनी कार्स वेट करेगी और ऑन एन एवरेज कितना एम्प्टी स्पेस रहेगा बोर्ड के अंदर। इसके लिए आपको स्टेटमेंट ऑफ सिमुलेशन बनाना पड़ेगा और हमारे पास जो रैंडम नंबर गिवन थे वो 15 गिवन थे, तो हमने यहाँ पे डे जो ले लिए वो 15 ले लिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, क्योंकि हमारे पास रैंडम नंबर 15 थे। जो क्वेश्चन में रैंडम नंबर गिवन थे वो सिक्वेंशियली हमने कॉपी कर लिए, 20 63 46 16 45 41 44 66 87 26 78 40 29 92 21। और इस रैंडम नंबर को देखकर और रेंज को देखकर हम इजीली यहां पे अपना प्रोडक्शन लिख सकते हैं। सर 20 सिंपल मैं कहूं सर 0 से लेकर 2 तक अगर कोई भी रैंडम नंबर है तो प्रोडक्शन 95 होने वाला है। क्या यहां पे 0 से लेकर 2 तक कुछ है? सर आंसर इज नो। 3 से लेकर 7, 3 से लेकर 7, सर 3 से लेकर 7 नंबर नहीं है। 8 से 14, 8 to 14, 8 to 14, 8 to 14 भी यहां पे कोई नंबर नहीं देखने को मिल रहा। 15 to 24, सर 15 to 24 में आपका प्रोडक्शन कितना है? 98 का। तो 15 to 24 की अगर हम बात करें तो 20 में कवर हो जाएगा 98 प्रोडक्शन, 15 to 24 में 16 कवर हो जाएगा 98 प्रोडक्शन, 15 to 24 21 भी कवर हो जाएगा 98 का प्रोडक्शन। इसके बाद 25 से 39, 25 से 39, सर 26 आएगा। आपका प्रोडक्शन कितना है इसमें? 99 का, 99 का। 15 से 29, सर ये भी आ जाएगा 99 का प्रोडक्शन। नेक्स्ट 25 से 39 था। नेक्स्ट 40 to 59, सर 40 to 59, 40 to 59 में 100 ये आ जाएगा। 40 to 59 100, 40 to 59 100, 40 to 59 100। इसके बाद 60 to 74, सर 60 to 74 में 101 आ जाएगा। 60 ये भी आपका पिछले में कवर हो गया था। 66 भी इसमें आ जाएगा 101 में सर बस। देन 75 to 84, 75 to 84 में 78 आ जाएगा 102 बस। 85 to 91, 85 to 91 में 103 आ जाएगा। नेक्स्ट 92 to 96 104 ये आ जाएगा। ये पहले ही हो चुका था। इस तरीके से आप प्रोडक्शन लिख लोगे। हमने इतना इतना प्रोडक्शन किया और हमारे जो बोट है उसमें 101 कार जा सकती है। मैंने प्रोडक्शन किया 98 का, मैंने प्रोडक्शन किया 98 का, तो बोट में 98 कार रखूंगा तो वहां पे एम्प्टी स्पेस रह जाएगा 3 का। 101 कार बनाई, 101 भेज दूंगा, 101 ही कैपेसिटी है। ना तो कार को वेट करना पड़ेगा ना ही बोट खाली जाएगी। नेक्स्ट 100 कार मेरे पास है, बोट में स्पेस है 101 का, सर बोट में एक कार का स्पेस खाली रहेगा। कार है 98, स्पेस है 101 का, फिर से बोट में 3 कार का स्पेस खाली रहेगा। कार है 100 तो बोट में एक का स्पेस खाली, 100 एक का खाली, 100 एक का खाली। 101, सर 101 कार है, स्पेस भी 101 का ही है, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। ना तो कार वेट करेगी ना बोट खाली जाएगी। 103, सर कार है 103, स्पेस है 101 का, इस बारी 2 कार को वेट करना पड़ेगा। 99 कार है, स्पेस है 101 का, सर 2 कार वेट करेगी। 102 एम्प्टी जाएगी बोट में, एम्प्टी खाली जाएगी, 2 कार का स्पेस। 102 कार है, स्पेस 101 का ही है, सर कार को वेट करना पड़ेगा 1। 100 कार है, स्पेस 101 का है, सर 1 कार का स्पेस खाली। 99 कार है तो 2 का स्पेस खाली। 104 है तो सर 3 कार को वेट करना पड़ेगा। कार 98 है, स्पेस 101 का, 3 कार का स्पेस खाली। सिंपल आपको एवरेज करने के लिए क्या करना है, इनका टोटल कर लो। 2 3 3 6 टोटल आ रहा है इधर। 3 1 4 3 7 8 9 10 12 13 15 3 18। सर ये 15 के लिए तो 6 डिवाइड बाई 15 करोगे तो आपको पता चल जाएगा एवरेज नंबर ऑफ कार वेटिंग टू बी शिफ्ट।
और 18 डिवाइड बाई 15 करोगे आपको पता चल जाएगा एवरेज नंबर ऑफ एम्प्टी स्पेस इन द बोट। तो ये बड़ा सिंपल से एक क्वेश्चन आपके स्टडी मटेरियल में से कॉपी पेस्ट किया गया था, इंक्लूडिंग फिगर्स, रैंडम नंबर, सब कुछ। तो फिर हमें क्यों सॉल्यूशन उसका बनाना, क्योंकि ऑलरेडी हमने ये क्वेश्चंस काफी सारे अपनी क्लासेस में करे हुए हैं। पेट्रोल वाले, कार्स वाले, बेकरी वाले क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चन हम अपने क्लासेस में कर चुके हैं। तो मैं कहूंगा वन ऑफ द इजीएस्ट क्वेश्चन फ्रॉम सिमुलेशन 7 नंबर की वेटेज के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5A। ये जो क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट ए आप देख रहे हो, ये गिवन आपको रिप्लेसमेंट में से, इकोनॉमिक्स ऑफ मेंटेनेंस एंड स्पेयर पार्ट्स मैनेजमेंट में जो हम रिप्लेसमेंट के क्वेश्चन किया करते हैं उसमें से ये क्वेश्चन गिवन है 7 मार्क्स की वेटेज के लिए। के लिमिटेड, एन इंजीनियरिंग फर्म, इज यूजिंग ए मशीन हुज परचेज प्राइस इज ₹13,000। कंपनी का नाम है के लिमिटेड, एक मशीन है जिसका परचेज प्राइस 13,000 रुपए। द इंस्टॉलेशन चार्जेस अमाउंट टू 3,700। हमें अकाउंटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से स्टार्टिंग से ही पता है कि सर इंस्टॉलेशन चार्जेस जो होते हैं वो मशीन की कॉस्ट में ही हमेशा ऐड हो जाते हैं। तो 13,000 प्लस 3,700, 16,700 रुपए एक तरीके से हमारी मशीन की कॉस्ट हो जाएगी। एंड द मशीन हैज ए स्क्रैप वैल्यू ऑफ ओनली ₹1,400 बिकॉज द फर्म हैज ए मोनोपोली ऑफ दिस टाइप ऑफ वर्क। और कहते हैं इस मशीन की जो स्क्रैप वैल्यू है वो लास्ट में जाकर आपको केवल और केवल 1,400 मिलने वाली है। द मेंटेनेंस कॉस्ट इन वेरियस ईयर एज बिलो। आपको फर्स्ट ईयर से लेकर 9th ईयर तक हर साल कितनी कितनी मेंटेनेंस कॉस्ट इनकर करनी पड़ेगी वो क्वेश्चन में गिवन है। और क्वेश्चन की 2 डिमांड है जो एक साथ ही सेटिस्फाई हो सकती है। पहली डिमांड है डिटरमाइन हाउ मेनी ईयर्स शुड द मशीन बी रिप्लेस्ड ऑन इकोनॉमिक कंसिडरेशन। मतलब कॉस्ट को ध्यान में रखते हुए बताओ कितने सालों में हमें मशीन को रिप्लेस कर देना चाहिए, अज्यूमिंग दैट मशीन रिप्लेसमेंट कैन बी डन ओनली एट द ईयर एंड। और आप ये मान के चलो कि मशीन जो है वो लास्ट में ही रिप्लेस हो सकती है, ईयर खत्म होने के बाद ही रिप्लेस हो सकती है। मतलब ये खर्चा आपको इनकर करना पड़ेगा। अगर आप कहते हो पहले साल में 300, तो 300 रुपए मेंटेनेंस खर्च करने के बाद आप मशीन रिप्लेस कर सकते हो। कंप्यूट व्हाट विल बी द एवरेज कॉस्ट ऑफ रिप्लेसमेंट। लास्ट में आपको एवरेज कॉस्ट ऑफ रिप्लेसमेंट भी बताना है। तो इसके लिए हम नॉर्मली एक स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट बनाते हैं। टॉप पे हम लिख दिया करते हैं कि हमारी मशीन की कॉस्ट क्या है, 13,000 रुपए परचेज प्राइस है और 3,700 रुपए इसका इंस्टॉलेशन, तो 16,700 रुपए नेट कॉस्ट है। इसको बेचकर क्या मिलने वाला है, 1,400 रुपए। देन हम बनाते हैं अपना स्टेटमेंट ऑफ एवरेज कॉस्ट। पहले कॉलम में लिखते हैं ईयर, दूसरे कॉलम में मेंटेनेंस कॉस्ट, तीसरे कॉलम में क्यूमुलेटिव मेंटेनेंस कॉस्ट, फोर्थ में हम लिखते हैं कॉस्ट ऑफ मशीन माइनस स्क्रैप वैल्यू, कि सर ये मशीन की कॉस्ट थी, ये आपको मिल जाएगा, तो ये नेट मशीन की कॉस्ट आ जाएगी। देन नेक्स्ट कॉलम में हम लेते हैं टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट क्या होता है, ये जो मशीन की कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू मशीन की कॉस्ट, और ये जो मेंटेनेंस कॉस्ट का क्यूमुलेशन है, इन दोनों को ऐड करोगे आपको आपका टोटल कॉस्ट मिलेगा। और लास्ट में आप एवरेज या एनुअल कॉस्ट निकालोगे जब आप टोटल कॉस्ट को डिवाइड करोगे ईयर से। जब आप टोटल कॉस्ट को डिवाइड करोगे ईयर से तो आपको यहां पे आपका एवरेज कॉस्ट दैट इज एनुअल कॉस्ट मिल जाएगा। सबसे पहले हम कॉपी कर लेते हैं 1 से लेकर 9 साल तक, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। सबसे पहले तो 1 से लेकर 9 साल तक आप कॉपी कर सकते हो। देन जो क्वेश्चन में मेंटेनेंस कॉस्ट गिवन उसको कॉपी कर लो, 300, 850, 1300, 1900, 2600, 3300, 4200, 6000 और 7500। ये दो तो क्वेश्चन से कॉपी पेस्ट हो गया। सर इसके बाद जो मेंटेनेंस कॉस्ट है उसका क्यूमुलेशन करना है। 300 प्लस 850 1150 प्लस 1300 2450 प्लस 1900 4350 प्लस 2600 6950 प्लस 3300 10250 प्लस 4200 14450 प्लस 6000 2450 प्लस 7500 27950। देन हम मशीन की नेट कॉस्ट लिखते हैं। मशीन की नेट कॉस्ट का मतलब है आपने 13,000 में मशीन खरीदी, इस पे 3,700 रुपए इंस्टॉलेशन के लगा दिए, 16,700, और लास्ट में आपको 1,400 मिल जाएगा, तो आपकी नेट कॉस्ट आएगी 15,300 की। चाहे आप कोई सी भी साल में इसको रिप्लेस करना, आपकी जो मशीन से रिलेटेड नेट कॉस्ट है वो 15,300 ही आएगी। देन आप क्यूमुलेटिव मेंटेनेंस कॉस्ट दैट इज कॉलम नंबर 3 और कॉलम नंबर 4 दोनों का एडिशन करोगे तो आपको आपकी टोटल कॉस्ट फाइंड आउट होती रहेगी।
300 प्लस 15 300 15 600, 1150 प्लस 15 300 16 450, 2450 प्लस 15 300 17 750, 4350 प्लस 15 300 19 650, 6950 प्लस 15 300 22 250, 10 250 प्लस 15 300 25 550, 14 450 प्लस 15 300 29750, 20450 प्लस 15 300 35,750, 27,950 प्लस 15,300 इट विल बी 43,250। जब आप टोटल कॉस्ट को ईयर से डिवाइड करोगे आपको आपकी एवरेज दैट इज एनुअल कॉस्ट मिल जाएगी 15,600 डिवाइडेड बाई 1 15,600, 16,450 डिवाइडेड बाई 2 8,225, 17,750 डिवाइड बाई 3 5,917, 19,650 डिवाइड बाई 4 4,913, 22,250 डिवाइड बाई 5 4,450, 25,550 डिवाइड बाई 6 4,258, 29,750 डिवाइड बाई 7 4,250, 35,750 डिवाइड बाई 8 4,469, 43,250 डिवाइड बाई 9 4,806। और आपको सिंपली क्या देखना है सर, कौन से ईयर में आपकी मिनिमम कॉस्ट है एवरेज। सर मिनिमम एवरेज कॉस्ट जो है वो आपकी 4,250 है, ये वाली। तो हमारा आंसर होगा कि मशीन जो है 7th ईयर में रिप्लेस करनी चाहिए। पहले पॉइंट का आंसर तो ये है, हाउ आफ्टर हाउ मेनी इयर्स, सर 7 इयर्स के बाद आपको मशीन रिप्लेस करनी चाहिए। एवरेज कॉस्ट क्या होगी सर, एवरेज कॉस्ट होगी 4,250 पर एनम। दिस इज द सिंपल आंसर। और इस तरीके के काफी सारे क्वेश्चन हम अपनी क्लासेस में ऑलरेडी करते हैं। तो सेम कॉपी पेस्ट तरीके से एक क्वेश्चन आपको यहां पे दिया गया, आंसर नंबर 5A। इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 5B दिया गया वो आपको दिया गया प्रोजेक्ट प्लानिंग एंड कंट्रोल, जिसको हम नेटवर्क एनालिसिस CPM PERT के नाम से भी जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 5B, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ ऑपरेशन मैनेजमेंट। इसके बाद सारे के सारे SM के क्वेश्चन है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5B, बी लिमिटेड हैज रिसेंटली वन ए कॉन्ट्रैक्ट फॉर द इंस्टॉलेशन ऑफ ए डाई कास्टिंग मशीन and its associated building construction work at a local factory of large national firm of electronic engineers. Project manager has listed down the activities in the project as under. आपको एक्टिविटी आइडेंटिफिकेशन गिवन है, अल्फाबेटिकली भी गिवन है ABCDEFGHIJ, और न्यूमेरिकली भी गिवन है 1 to 2 जाना है, 2 से 3 2 to 4 2 to 5 3 to 5 4 to 5 5 to 6 6 to 7 6 to 8 7 to 8। प्रीसीडिंग एक्टिविटी गिवन है, एक्टिविटी ए से 3 एक्टिविटी जाएगी BCD, देन B से E, C से F, देन D E F तीनों से G, देन G से H B I B और H से J, और सबका ड्यूरेशन गिवन है। सर क्वेश्चन का एक नेटवर्क डायग्राम बना के दो, पॉसिबल पाथ बताओ और क्रिटिकल पाथ बताओ। ठीक है, एक साथ ही सारे काम हो जाएंगे। सर सबसे पहले तो आप नेटवर्क बनाओगे। सबसे पहली एक्टिविटी आपकी रहेगी एक्टिविटी ए, ऑलरेडी मैंने बनाया हुआ है। सबसे पहली आपकी एक्टिविटी रहेगी एक्टिविटी ए, नंबरिंग बाद में हो जाएगी, पहले अल्फाबेटिकली देख लो। सर दिस इज द एक्टिविटी ए, दिस इज द एक्टिविटी ए। देन आपने क्या करना था, एक्टिविटी ए से 3 एक्टिविटीज निकालनी थी BCD। तो आपने कुछ इस तरीके से निकालना पड़ेगा कि ए से B एक्टिविटी, ए से D एक्टिविटी और ए से C एक्टिविटी। देन क्वेश्चन ने कहा कि B से E जाना है, B से E जाना है, तो B से आपको एक एक्टिविटी निकालनी है यहां पे, दैट इज एक्टिविटी E, एक्टिविटी E। और C से F, C से जो एक्टिविटी है वो आपने F निकालनी है। कुछ इस तरीके से ये मर्ज होना चाहिए, तभी और तभी क्या पॉसिबल हो पाएगा। नेक्स्ट जो है कहते हैं DEF से G निकालना है। तो सर ये जो पॉइंट है, ये जो इवेंट है वो D का इवेंट भी है, E का भी है और F का भी है। तो DEF से आपने G एक्टिविटी निकालनी है। देन G से आपने H और I निकालने हैं। तो सर G से आपने H भी निकालना है और I भी निकालना है। I थोड़ा सा लेंदी डाल दिया, क्यों, क्योंकि जो लास्ट है वो कहता है H से आपने J भी निकालना है। तो यहां H से आप J एक्टिविटी बना दोगे। तो इस तरीके से आपका ये नेटवर्क कंप्लीट हो जाएगा। क्वेश्चन ने अल्फाबेट के साथ साथ
न्यूमेरिकल भी आपको डेटा दिया था तो आप न्यूमेरिकली डेटा भी इवेंट के अंदर लिखते हो, तो ए जो एक्टिविटी है उसकी नंबरिंग हो जाएगी 1 to 2। सिमिलरली जो बी एक्टिविटी है उसकी नंबरिंग हो जाएगी 2 to 3, बी की हो जाएगी 2 to 3। देन जो एक्टिविटी सी है उसकी नंबरिंग हो जाएगी 2 to 4, सी की नंबरिंग हो जाएगी 2 to 4। इसके बाद डी की नंबरिंग हो जाएगी 2 to 5, सर 2 to 5। देन डी के बाद ई का नंबरिंग हो जाएगी 3 to 5, ई की नंबरिंग हो जाएगी 3 to 5। देन एफ की नंबरिंग हो जाएगी 4 to 5, एफ की नंबरिंग हो जाएगी 4 to 5। एफ के बाद जी की नंबरिंग हो जाएगी 5 to 6, जी की 5 to 6। देन एच, जी की 5 to 6, एच 6 to 7, सर एच 6 to 7। देन आई की 6 to 8, आई 6 to 8, आई 6 to 8। और फाइनली जो है जे, दैट विल बी 7 to 8। इस तरीके से ये नंबरिंग हो जाएगी। और जो ड्यूरेशन गिवन है वो आप एक्टिविटीज के साथ लिख दीजिए। ए का नंबरिंग ड्यूरेशन है 1 days, 1 लिख दो। आई थिंक डे है, वीक है, डेज में ही है। बी 3 दिन, तो सर बी के साथ 3 दिन लिख दो। सी जो एक्टिविटी है उसमें लगेंगे 15 दिन, सी के साथ 15 दिन अटैच कर दो। डी एक्टिविटी में लगेंगे आपका 1 दिन, सर डी के साथ 1 लिख दो। सिमिलरली ई में 10 दिन लगेंगे, एफ में 6 दिन, जी में 1 दिन, एच में 1 दिन, आई में 15 और जे में 2 दिन। तो इस तरीके से आप नेटवर्क डायग्राम तो बना लोगे। पाथ की मैं बात करूं तो पहला पाथ आप बना सकते हो सर 1 to 2, 2 से 3 चले जाओ, 3 से 5, 5 से 6, 6 से 7 और 7 से 8। अगर आप ऐसा करोगे तो आपका टाइम लगेगा 1 3 4 10 14 प्लस 1 15 प्लस 1 16 प्लस 2 18। तो पहला पाथ बन जाएगा 1 2 3 5 6 7 8, 18 डेज का। दूसरे पाथ की मैं बात करूं तो आप 1 to 2, 2 से 3, 3 to 5, 5 to 6 से सीधा 8 की तरफ आ जाओ, तो आपको टाइम लगेगा 1 + 3 4 प्लस 10 14 प्लस 1 15 प्लस 15 30 डेज। तो सेकंड आपका बन जाएगा 30 डेज का पाथ। तीसरा पाथ आप ले सकते हो सर 1 से 2, 1 से 2, 2 से 5, 5 से 6, 6 से 7, 7 से 8। तो इसमें ड्यूरेशन हो जाएगा 1 + 1 2 प्लस 1 3 प्लस 1 4 प्लस 2, ओनली 6 डेज। 6 दिन आएगा, ये 5 नहीं आएगा। 1 2 3 4 और 2 6 दिन आएगा, 6 डेज, 6 डेज। इसके बाद फोर्थ पाथ आप ले सकते हो 1 से 2, 2 से 5, 5 से 6, देन 6 to 8। तो इसमें 1 + 1 2 प्लस 1 3 प्लस 15 18 डेज का टाइम ड्यूरेशन हो जाएगा। फिफ्थ पाथ आप ले सकते हो सर 1 से 2, 2 से सीधा सीधा इधर 4 आ गए, देन 5, देन 6, देन 7, देन 8। तो इसमें टाइम लग जाएगा 1 + 15 16 प्लस 6 22 प्लस 1 23 प्लस 1 24 प्लस 2 26 डेज का टाइम लग जाएगा। और फाइनली लास्ट पाथ बनेगा आपका 1 से 2, 2 से 4, 4 से 5, 5 से 6, 6 to 8 सीधा। तो फिर 1 + 15 16 प्लस 6 22 प्लस 1 23 प्लस 15 38। और सर क्रिटिकल पाथ वो पाथ होता है जिसमें सबसे ज्यादा टाइम लगता है। तो 38 डेज का ये जो पाथ है, सिक्स्थ वन, दैट विल बी योर क्रिटिकल पाथ। तो दिस वाज द क्वेश्चन आस्क्ड फ्रॉम प्रोजेक्ट प्लानिंग एंड कंट्रोल नेटवर्क एनालिसिस सीपीएम पर 7 नंबर की वेटेज के लिए ये एग्जाम में आपका क्वेश्चन पूछा गया। तो इस तरीके से जो ओएम का पार्ट था वो आपको गिवन था। इसके बाद इन्होंने क्वेश्चन नंबर 6 7 8 जो दिए वो तीनों के तीनों क्वेश्चन एसएम के हैं, और हमें पता है सर एसएम थ्योरेटिकल होता है। और जैसा कि मैं आपको बार बार बोल रहा हूं, ये जो 3 क्वेश्चन है इसमें से आप कोई भी 2 अटेम्प्ट करो, क्योंकि एक क्वेश्चन नंबर 2 हमने ऊपर छोड़ दिया था थ्योरी होने की वजह से, एक आप इसमें से छोड़ दो, तो 2 क्वेश्चन आपको इसमें से अटेम्प्ट करने पड़ेंगे। हर क्वेश्चन 7 मार्क्स की वेटेज का है। एक बार रीड कर दूं अगर थ्योरेटिकल क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट ए। A typical business firm usually consider 3 type of strategy explain। बी में कहते हैं explain various application areas of internet of things। नया टॉपिक ऐड किया आपके सिलेबस में, ओल्ड सिलेबस में नहीं होता था। 7th में एक ही बात करें तो रॉबर्ट लिनमैन एंड राजन चंद्रन हैव सजेस्टेड दैट इज 7 स्टेप प्रोसेस इन कंटिजेंसी प्लानिंग। नॉर्मल है, ये क्वेश्चन काफी बार एग्जाम में पहले भी आ चुका है। इन दिस कंटेक्स्ट डिस्कस इन ब्रीफ व्हाट आर द सेड स्टेप्स ऑफ कंटिजेंसी प्लानिंग। 7b की बात करें तो एनालाइज द 4 शॉर्ट्स ऑफ बिजनेस एज गिवन, बीसीजी मैट्रिक्स मेंशन करना है। 8 में बात करें तो 8 का पहला पार्ट है ए पार्ट, डिस्कस व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय बीपीआर, बिजनेस प्रोसेस इंजीनियरिंग बताना है क्या होता है। एग्जामिन व्हाट आर द इंपॉर्टेंट रीजन टू लीड एन ऑर्गेनाइजेशन टू अंडरटेक
री इंजीनियरिंग क्यों करनी पड़ती है, उसके लिए रीजन बताइए। और लास्ट जो क्वेश्चन है, एग्जामिन विद एग्जांपल्स व्हाई डू वी नीड द स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट। सर एसबीयू का क्वेश्चन नॉर्मली हर बार देखने को मिलता है, तो ये दो क्वेश्चन तो काफी फेमस है, कंटीजेंट प्लानिंग, स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट। इवन बीपीआर भी नॉर्मली आपको हर बार एग्जाम में देखने को मिलता ही मिलता है। तो अगर आप थोड़ा सा पास्ट एग्जामिनेशन पेपर्स को भी ध्यान में रखेंगे तो एसएम जो है उसमें 50% वी कैन से, जैसे अगर मैं बात करूं तो इसमें हमें 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने थे, तो 2 क्वेश्चन में अगर मैं 7 और 8 के लिए जाऊं तो सर 8 जो है इसके दोनों ही पार्ट बार बार रिपीटेशन होते रहते हैं, और 7 में भी पहला जो इवन बीसीबीजी मैट्रिक्स भी देखो कोई नया क्वेश्चन नहीं है। तो कहीं ना कहीं आप अगर पास्ट एग्जामिनेशन पेपर्स देखोगे थोड़ा सा, तो आप एसएम वाला जो पार्ट है इजीली पास्ट एग्जामिनेशन के बेसिस पे भी अटेम्प्ट किया जा सकता है। तो ये था आपका पूरा का पूरा ऑपरेशन मैनेजमेंट एंड स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का सेट नंबर 1 मॉक क्वेश्चन पेपर दैट वाज गिवन फॉर जून 2024, जो कि जून 24 के लिए आईसीएमए इंस्टीट्यूट ने हमें प्रोवाइड कराया। तो आज हमने एक बार इसको डिटेल में डिस्कस किया है। वीडियो के लास्ट में यही कहना चाहूंगा, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि अभी भी अगर मैं बात करूं कॉस्ट अकाउंटिंग का मॉडल क्वेश्चन पेपर सेट 1 हम ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं अपने यूट्यूब चैनल पे। ओएमएसएम का आज है ये, इसके बाद अभी एफएमबीडी आना बाकी है सेट 1, मैनेजमेंट अकाउंटिंग सेट 1 आना बाकी है, इसके अलावा अभी इंस्टीट्यूट सेट 2 जो लेकर आएंगे वो भी हम आपके लिए सॉल्यूशन लेकर आएंगे। इसके अलावा कॉस्ट अकाउंटिंग का मैराथन पार्ट 1 पार्ट 2 हम ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं, ओएमएसएम मैराथन पार्ट 1 पार्ट 2 हम ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं, एफएमबीडीए पार्ट 1 पार्ट 2 हम ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं, मैनेजमेंट अकाउंटिंग का मैराथन हम ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं। फ्री टेस्ट सीरीज चल रही है हमारी मोबाइल ऐप के थ्रू फ्री टेस्ट सीरीज चल रही है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मोबाइल ऐप का लिंक मिल जाएगा, क्योंकि मोबाइल ऐप पे ही फ्री टेस्ट सीरीज भी चल रही है, और जो मैंने आपके सामने ये सॉल्यूशन करे थे अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो वो भी आप मोबाइल ऐप पे जाकर डायरेक्ट वहां से डाउनलोड कर सकते हो। मोबाइल और ऐप के स्टोर सेक्शन में जाना है, स्टोर सेक्शन में काफी सारे कोर्सेज होते हैं जिसमें टेस्ट सीरीज फ्री रखी हुई है हमने, एंड ये जो मॉडल क्वेश्चन पेपर के पीडीएफ से हैं ये भी फ्री रखे हुए हैं। बाकी अगर आपको कोई वीडियो क्लासेस वगैरह चाहिए तो वो भी आप वहां से बाई कर सकते हो। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। थैंक यू, बाय बाय।